हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फिनांस भी इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग स्कोप है, हम पढ़ेंगे। अब ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ रहे होंगे, आपने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बेस है। आगे पूरा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं लगेगा, वो ये इस चैप्टर पे डिपेंडेंट है। ये पूरा चैप्टर थेरी है। ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और मेरे साथ साथ इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप इमेजिन कर पाए उतना अच्छा आपको इसका अंडरस्टैंडिंग आएगा और उतना इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। और आपको साथ साथ में जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा न्यूज़ भी देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रियल लाइफ वाली हैं। हम कोई काल्पनिक बातें कर नहीं रहे हैं। ये जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दिस इज द डैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मतलब ये हर जगह आपको दिखेगा, इसके बारे में न्यूज़ में भी आता है, और आप जिस फील्ड में काम करने वाले हो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या जो भी मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे या कनेक्ट होंगे जब आप न्यूज़ पढ़ोगे। तो न्यूज़ पढ़ते रहना है, न्यूज़ पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर पढ़ेंगे कि ये क्या टाइप का फील्ड है। इट्स अ फील्ड, समझ में आ रहा है। जैसे अकाउंटिंग एक फील्ड है, अलग अलग फील्ड्स होती हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूरी फील्ड है जिसको आप पढ़ते हो और अप्लाई करते हो। तो इसका नेचर क्या है ये हम समझेंगे। मतलब इसमें अब एक डिस्कशन आएगा कि ये साइंस है कि आर्ट है, इसका एक आएगा डिस्कशन। तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और आप फाउंडेशन से अगर हो, सीएस फाउंडेशन अगर आप पढ़ चुके हो, तो आप मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ चुके हो। मैनेजमेंट क्या होता है वो भी आप पढ़ चुके हो। ये भी एक फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ चुके हो कि मैनेजमेंट क्या होता है। उसमें भी एक सिमिलर टाइप का डिस्कशन आता है कि मैनेजमेंट भी आर्ट है कि साइंस है। तो जैसे आपने मैनेजमेंट के लिए पढ़ा है, वही चीजें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ओनली। इसलिए सब्जेक्ट में आपको दो पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, अलग अलग समय पे दी हैं, जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा था फील्ड। तो डेफिनेशंस में देखो रिपीटेशन बहुत होगा, अलग अलग चीज़, अलग अलग लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, हल्का हल्का उसमें वेरिएशन होगा। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और काफ़ी चीज़ें मैं रीड करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं होगा। जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए होगा तब तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब रिपीटेटिव चीज़ें आएंगी तो मैं इसको रीड आउट करते जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेशंस फर्स्ट टाइम में याद नहीं होने वाली। बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल। डेफिनेशंस धीरे धीरे आपको ख्याल में आएंगी। ये जो नाम है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो एक आध दो क्वेश्चन नाम पे भी आ सकते हैं। ये आप जजमेंट लो कि आपको कितने याद रखने हैं, नहीं रखने हैं, क्या करना है। तो नाम भी धीरे धीरे याद होंगे, डेफिनेशंस भी धीरे धीरे। सब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि नाम से कैसे डेफिनेशन को लिंक करना है। सब कुछ धीरे धीरे होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट माइंड में ये मत कर लेना कि सब एक बार में ही सब हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, सब्जेक्ट बहुत लंबा है, हर चैप्टर कनेक्टेड है, हर चैप्टर का लिंक इस चैप्टर से है। इसलिए मैंने बोला ये बेस है, इससे आपको आगे के चैप्टर के कनेक्शन समझेंगे और क्यों क्या पढ़ रहे हैं अपन, वो सब आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है सर, मीनिंग ऑफ फिनांस। ठीक है, फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, धीरे धीरे वर्ड्स डेवलप हुए हैं और स्कोप बढ़ते गया है। जैसे आपने अगर कॉस्टिंग पढ़ा होगा, बराबर, तो उसमें भी ये आता है कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सेम पैटर्न है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फिनांस। फिनांस मीन्स मे बी डिफाइंड एज एन आर्ट और अ साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। अब ये 10 बार आएगा, मनी वर्ड बार बार आएगा, तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि फिनांस मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, दैट इज द फिनांस फील्ड। अब उसमें बहुत सारे सब फील्ड्स बन गए हैं कि फिनांस जो पैसा है वो आप पर्सनल लेवल पे भी पढ़ते हो। जैसे घर पे आप देखते हो अपनी मम्मी और पापा को, तो आप खुद देखो वो भी पैसे में डीलिंग करते ही हैं।
उनका रोज का हर महीने का वो सब सिस्टम होता है, पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चे क्या कहाँ से निकलेंगे, फ्यूचर के खर्चों के लिए वो पहले से ही सोच के पैसे जमा करते हैं। कुछ प्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ अनसर्टन चीज़ें अचानक से आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आप घर पे भी देख रहे हो, तो उसको इसलिए बोलते हैं पर्सनल फिनांस। फिनांस पर्सनल लेवल पे भी होता है और बिजनेस लेवल पे भी होता है। जो अपन पढ़ने वाले हैं मेनली वी आर कंसर्न विद बिजनेस फिनांस, ठीक है। बिजनेस भी पैसे पे ही चलता है, आपको पता ही है। मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, बिना पैसे बिजनेस चल नहीं सकता, पैसा ही सब कुछ है। तो पैसे को कैसे मैनेज करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में। पैसे को कैसे मैनेज करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में, और ये हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो पैसे को बिना मैनेज किए बिजनेस चला रहा हो, अनाड़ी होगा वो। अगर आपको ढंग से चलाना है, प्रॉफिटेबली चलाना है और वैल्यू क्रिएट करनी है बिजनेस से, तो आपको पैसे को अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए। तो पर्सनल फाइनेंस भी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और आप जो पढ़ रहे हो या जो हम जो भी इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस, कि पैसे को एक बिजनेस कैसे मैनेज करता है, वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आएगा डिस्कशन एज एन आर्ट और साइंस। बारीकी से आपको थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए। जब भी हम कोई चीज साइंस साइंस बोलते हैं, साइंस का मतलब होता है कोई चीज को पढ़ना, समझना डिटेल में। तो अगर आप कोई भी चीज को डिटेल में पढ़ रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, वो होता है साइंस, साइंस फील्ड कि आप पढ़ रहे हो। मैनेजमेंट भी साइंस होता है क्योंकि मैनेजमेंट में टेक्निक्स होती हैं। पूरा मैनेजमेंट जो आप पढ़ रहे हो दैट इज अ साइंस, क्योंकि कुछ रूल्स हम पढ़ रहे हैं, कुछ एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है और आपको यूज में आते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी, तो वो होता है साइंस। और जब आप उसको यूज कर रहे हो, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं आर्ट। आ रहा है समझ में? तो जब हम पढ़ते हैं तो वो तो सब लोग सेम ही पढ़ेंगे। तो साइंस इज एप्लीकेबल टू ऑल, यूनिवर्सल है, बरोबर, सबके लिए सेम है। बट आर्ट यूनिक होता है, आपको पता ही होगा। आर्ट, अगर दो लोग एक ही पढ़ाई करके गए हैं, मैनेजमेंट की आप दो लोगों ने पढ़ाई की है, तो आपने पढ़ा सेम होगा, लेकिन जब आप उसको एक्चुअली यूज करोगे, जब आप मैनेजमेंट करोगे, आप मैनेजर बन के काम करोगे, तो उसको जब आप अप्लाई करोगे नॉलेज को, वो अलग ही होगा। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस भी है लेकिन मैनेजमेंट आर्ट भी है। इन द सेम लाइंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी साइंस भी है, आर्ट भी है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर क्या आता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या है, हर चीज हम पढ़ भी रहे हैं, इसीलिए वो साइंस है। लेकिन जब आप एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे रियल लाइफ में, जब एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर आप बनोगे और काम करोगे, तो हर इंसान अलग अलग तरीके से काम करता है। उसके टेक्निक्स, उसका तरीका, उसके स्ट्रैटेजीज सबके अलग अलग होते हैं। आर्ट इज यूनिक। आ रहे समझ में? तो ये सब डिस्कशन आगे आने वाला है, तो इसलिए लिखा है एज एन आर्ट और अ साइंस। दोनों में मतलब दोनों के फीचर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मौजूद है, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से साइंस भी नहीं है, पूरी तरह से आर्ट भी नहीं है, पार्टली साइंस है, पार्टली आर्ट है, ठीक है। दोनों के फीचर्स उसमें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये सब चैप्टर्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कि जो भी आप ये काम करोगे, पैसे को मैनेज करोगे ना, तो जब भी आप पैसे को मैनेज करते हो, आपको अलग अलग लोगों की सर्विस लगती है पैसे को मैनेज करने के लिए या उससे रिलेटेड, तो वो सब आता है फाइनेंशियल सर्विस, क्योंकि आप पैसे को मैनेज करने के लिए सर्विसेज ले रहे हो, तो इसलिए उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल। फाइनेंस, जहां भी फाइनेंस या फाइनेंशियल वर्ड है मतलब पैसा, ये आपको समझना है। जब भी वर्ड फाइनेंस या फाइनेंशियल है, दैट मींस मनी, और मनी को मैनेज करने के लिए आप सर्विसेज ले रहे हो या उससे कनेक्टेड सर्विसेज ले रहे हो आउटसाइडर्स से। जैसे आप बैंक से सर्विस लेते हो, बैंक से क्या सर्विस लेते हो, सेफ कस्टडी, पैसा रखते हो ना वहां पे, तो वो भी एक सर्विस है ना, सेफ कीपिंग। फिर आप अगर चेकबुक फैसिलिटी ले रहे हो तो वो एक और सर्विस हो गई। बैंक ड्राफ्ट ले रहे हो, कमीशन आप पे करते हो, जो बैंक क्या बोलते हैं उसको, बैंक गारंटी देता है, बरोबर, आपके बिहाफ पे बैंक गारंटी भी देता है, तो बैंक गारंटी जो आप लेते हो वो भी एक सर्विस है, उसके लिए कमीशन पे करते हो। पे ऑर्डर्स, फंड ट्रांसफर्स, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब क्या है, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस आप लेते हो, बरोबर, ये सब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। कहीं ना कहीं बिजनेस में आप पैसा या जो चीजें मैनेज कर रहे हो उससे कनेक्टेड होता है वो, ठीक है।
सो जो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आप कंपनी पढ़ रहे हो ना, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो। कंपनी आपको पता है जब भी पैसा लेती है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करके वो होता है। बिना इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली पैसे लिए नहीं जाते। बैंक लोन है एक्सेप्शन, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, उसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। बट आप पढ़ चुके हो बचपन से शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सेबी में आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हो, पूरा चैप्टर है उसका। तो वो सब क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप पैसा बोरो करते हो। तो पैसा आ गया ना, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। आ रहा है ख्याल में? तो पैसा जब भी आता है या कभी आप इन्वेस्ट भी करते हो पैसा, तो इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा आता है या जाता है, बरोबर। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें आप काफी सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हो, मैं फिर से बता देता हूं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स के टाइप्स भी आप पढ़ चुके हो, सेबी में आप पढ़ोगे। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड, बरोबर। तो प्रोविजन का मतलब क्या है? कि आप मैनेज कर रहे हो कि जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप उसको बचा के रख रहे हो। घर पे भी आप यही करते हो, पूछ लो मम्मी पापा से आज ही घर पे, कि जब भी पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो हम पूरे खर्च थोड़ी कर देते हैं। हमको पता है कि आज ज्यादा आ रहे हैं, कल कम भी आ सकते हैं, तो उसको बचा के रखो। जब भी सरप्लस है तो फ्यूचर के डेफिसिट्स के लिए आप बचा के रखो। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। इवन अकाउंटिंग में भी आप ये पढ़ते हो, कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? कि फ्यूचर में जो भी गलत चीजें होने वाली हैं या आपके खिलाफ जो भी सिचुएशंस आएंगी, उसको फेस करने के लिए, उससे निपटने के लिए आप कुछ चीजें आज बचा के रखते हो। आज में से कुछ बचा के रखते हो ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो वो होता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये फाइनेंस में भी होता है कि आप पैसा बचा के रखो। आज सरप्लस है, आज नीड नहीं है तो खर्च मत करो, बचा के रखो। जब पैसा कम होगा और नीड तो रहेगी हर बार, तो आप यूज करो तब। ठीक है, तो वो होता है प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड। प्रोविजन का मतलब है सेविंग्स। क्या? पैसे सेव करो, इन्वेस्ट कर दो कहीं पे टेम्पररीली, और फिर जब पैसे की जरूरत आएगी तब आप विड्रॉ करके यूज कर लो। ठीक है, फिर है फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, ये पूरा अभी अपन चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंस में दो काम होते हैं। फाइनेंस का जो पूरा फंक्शन है, मैनेजमेंट है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड टू थिंग्स। नंबर वन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि पैसा लाना पड़ेगा। फंड मतलब मनी, तो प्रोक्योर करो, उसको लाओ, उसको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, तभी तो आप लगा पाओगे। बिजनेस तो सेपरेट पर्सन है ना, आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट पर्सन है। तो पैसे कहीं से आएंगे, फिर वो पैसे कहीं ना कहीं लगाए जाएंगे। तो जहां से आप लाओगे, वो जो पूरी प्लानिंग होती है, वो जो पूरा एग्जीक्यूशन होता है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस कंसर्न। अब जब आप पैसे ले रहे हो, काई के लिए ले रहे हो? बिजनेस करने के लिए ले रहे हो, तो पैसा लगेगा कहां? बिजनेस में। अब बिजनेस में मतलब कहां लगेगा? बिजनेस कैसे होता है? अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हो। बिजनेस कैसे होता है? फिक्स्ड एसेट से होता है। आपको फिक्स्ड एसेट्स लगेंगे और कुछ ना कुछ करंट एसेट्स भी लगेंगे। अब फिक्स एसेट्स में क्या होता है सर? जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आप कोई भी बिजनेस का एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है। मेरा कोचिंग का बिजनेस हो या आपके कोई पेरेंट्स का, आपका कोई भी बिजनेस हो, ड्राई फ्रूट्स का हो, कपड़े का आपका ये हो, इंश्योरेंस का बिजनेस हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में सर क्या लगेगा? बिल्डिंग लगेगी। बिल्डिंग आप खुद परचेज भी कर सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो, आपके ऊपर ये डिसीजन है। तो अगर बिल्डिंग आपको लगेगी, मशीन्स लगेंगी, बरोबर, मशीनरीज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो आपको मशीनरी लगेगी। फिर इसमें बहुत सारे ये होते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बरोबर, फर्नीचर तो लगेगा ही, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगेगा, व्हीकल्स लगेंगी, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो आपको पता है कि फिक्स एसेट का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या आता है। तो ये सब बिजनेस करने के लिए जरूरी होता है, इसके बिना बिजनेस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कुछ बिजनेस में कोई एसेट्स नहीं लगते, कोई इसमें कम ज्यादा लगते हैं, बट फिक्स्ड एसेट एज अ कैटेगरी इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर कुछ करंट एसेट भी लगते हैं। अगर आप ट्रेडर हो या अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो, आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री लगती है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप खरीदोगे, आप बेचोगे, बिना खरीद के आप बेच नहीं सकते, कुछ ना कुछ स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना। तो स्टॉक क्या है? करंट एसेट है, वहां पे भी पैसा लगाना पड़ता है।
कुछ ना कुछ तो स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा ना। जो शॉप है आपकी, आप खाली थोड़ी रख सकते हो। कोई भी शॉप में जब आप जाते हो, कोई भी शॉप आप देखते हो ना, दुकान पूरी भरी हुई होती है, जो शॉप है पूरी भरी हुई होती है, मतलब वो क्या है, वो स्टॉक है। वो स्टॉक कहाँ से आया? कुछ तो चलो क्रेडिट पे गुड्स आपने लिए होंगे, आपको क्रेडिट दिया होगा आपके सप्लायर ने। अरे पर पूरा थोड़ी दिया होगा, कुछ तो आपके जेब से भी पैसा लगता ही है। तो वो होता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। वो बिजनेस में आपका पैसा लगा हुआ है, जिसको अपन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। तो स्टॉक में पैसा लगाओगे, कुछ ना कुछ डेटर्स से पैसा आना रहता है। आप क्रेडिट पे सेल करते हो, तो आपका क्रेडिट पे सेल किया है, मतलब आपने गुड्स बना के बेच दिए हैं, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। अरे पर गुड्स जब आपने बनाए थे, आपका पैसा तो लग गया ना उस पर, आपका पैसा लगा हुआ है, आपको मिला कुछ भी नहीं है, तो वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही हो गई। तो डेटर्स में भी आपके पैसे लगे हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। तो कुछ फिक्स्ड एसेट्स होंगे और कुछ करंट एसेट्स होंगे। और अगर ये दोनों में लगाने के बाद भी कुछ सरप्लस है, तो हम उसको खाली नहीं रखते, हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो हम एफडी बनाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, अलग अलग हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, टेम्पररी आप कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब को हम बोलते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि पैसे आए तो हैं पर उसको यूटिलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है, पैसा खाली नहीं रखना है। ये पूरा सब्जेक्ट का प्रेमाइस ही ये है कि हर पैसे की वैल्यू होती है। अगर आप उसको ला रहे हो तो जिम्मेदारी से उसको लगाओ और उस पर कमाओ, तभी आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो मेन इसमें चीजें होती हैं। धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे कि टोटालिटी में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, मेनली ये 2 ही होते हैं, तीसरा भी है, हम पढ़ेंगे आगे। तो 2 मेन एलिमेंट्स क्या हैं? पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स कहां से लाएं, कितने कॉस्ट पे लाएं। कोई भी पैसा फ्री में नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। अगर कोई लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट लगता है, शेयर्स इशू कर रहे हो तो डिविडेंड देना पड़ता है। तो हर चीज के बदले में आपको कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, एक रिटर्न देना पड़ता है। उनका जो रिटर्न है वो आपका कॉस्ट है, क्योंकि आप पे कर रहे हो, वो रिसीव कर रहे हैं इसलिए उनका रिटर्न है, पर आपके लिए वो कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है। तो क्योंकि हर फंड की एक कॉस्ट होती है, आप उसको आइडल यानी खाली नहीं रख सकते। पैसे कॉस्ट भरते जा रहे हो और कमा कुछ भी नहीं रहे हो, तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बोलता है कि पैसे को मैनेज करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है और आप नॉर्मल बिना इसके करोगे तो आप नुकसान खा सकते हो, क्योंकि आप पैसा एक कॉस्ट पे ला रहे हो लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो एक है प्रोक्योरमेंट, कि आपको पैसे कहां से लाने हैं, कम से कम कॉस्ट पे लाने हैं, और जितना अपने फेवर में हो टर्म्स उतना अच्छा होता है। और जब आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपको बस इतना इंश्योर करना है कि जितना आप कॉस्ट भर रहे हो उससे ज्यादा कमाना है। जितना कॉस्ट आप भर रहे हो उस पर, उससे बस ज्यादा कमाना है। जैसे हम परचेज सेल करते हैं ना, ट्रेडिंग, 10 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है, तो बेसिक बच्चे को भी पता है कि क्या बेसिक चीज होगी इसमें, कि आप जब बेचेंगे तो 10 से ऊपर में ही बेचना है। 10 में खरीदा है तो आपका तो कॉस्ट ही 10 रुपए है, तो 10 से ज्यादा में बेचोगे तो ही आप प्रॉफिट कमाओगे, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। वैसे ही फंड्स में है, फंड्स में भी कॉस्ट होता है और फंड्स में भी कमाया जाता है। तो आपको यही मैच करना है कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस ये जो है ये आपको मैच करनी है, और हर वक्त सेल प्राइस जो होती है वो परचेज प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट बचेगा। तो फंड्स में भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है वेबस्टर 9th न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी। ये सब नाम याद नहीं रखने, बहुत भयंकर नाम आने वाले पूरे सब्जेक्ट में, इसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आदत होगी, धीरे धीरे याद होगा। अभी आपको सिर्फ कैजुअली इसको, इन नाम्स, ये जो वर्ड्स आएंगे सबको कैजुअली आपको रीड करना है। ठीक है, डिफाइंस फिनांस एज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑन द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, एक तो साइंस है इनका बोलना है, जो कि है, पूरी तरह से साइंस है कि नहीं ये आर्ग्यूएबल है, पर ये साइंस तो है क्योंकि इसमें आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इन डिटेल रिसर्च कर रहे हो। स्टडी काय का है? मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। तो 2 एलिमेंट्स हैं, एक है मैनेजमेंट जो कि एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, और काय पे प्रोसेस लगानी है आपको? फंड्स यानी कि मनी। तो अगर आप मनी को मैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज फिनांस, ऐसा इनका बोलना है डिक्शनरी का। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एज अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स द सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब ये देखो ओवरऑल लेवल पे उन्होंने बोला है कि क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। नंबर 1, सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि मनी का जो सर्कुलर है, पहले किसी के पास जाएगा, फिर वहां से किसी और के पास जाएगा। मनी इज अ फ्लो कंसेप्ट, ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो। मनी इज अ फ्लो कंसेप्ट, फ्लो होते रहता है।
इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो घूमते रहता है। तो फिनेंस का भी मतलब वही है, इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ मनी, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग हैंड्स के थ्रू वो सर्कुलेट होते रहता है। और उसको फैसिलिटेट करने के लिए ही हमने इंटरमीडियरीज बनाए हैं, जैसे बैंक्स होते हैं, यही फैसिलिटेट करते हैं कि मनी फ्लो होते रहे, मनी एक जगह अटक के ना रह जाए। तो इनके लिए ही हमने पूरा फाइनेंशियल सेटअप बनाया है कंट्री में। हमने बैंक्स क्रिएट किए हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं, बहुत सारे अलग अलग बैंक्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं, जिनसे ये फ्लो स्मूथ चलते रहता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, बराबर, क्रेडिट मतलब लोन, तो बैंक्स की बात हो रही है, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट मतलब बैंक्स का जो काम है। मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये भी बैंक के थ्रू ही होता है, या अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, इंटरमीडियरीज बोलेंगे, इनके थ्रू ये सब फैसिलिटेट होता है। एंड प्रोविजन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, बराबर, बैंकिंग फैसिलिटीज जो मैंने बताया था, चेक फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर्स, ये सब भी आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को स्मूथली परफॉर्म करने में। ठीक है, ये सब फाइनेंस फील्ड में आता है, ऐसा इस डिक्शनरी का बोलना है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हो गया कि पूरी फाइनेंस फील्ड क्या है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो या बिजनेस लेवल पे कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंस में सब कुछ आता है। पर अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस, कि हमको बिजनेस एक्टिविटी में पढ़ना है कि बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है, बिजनेस में पैसा कहां लग रहा है, और हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबली, एफिशिएंटली उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही हमको समझना है। चलिए, अब बिजनेस फाइनेंस को डिफाइन किया है काफी सारे लोगों ने, तो हल्का हल्का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, बिजनेस फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस में पैसे के को मैनेज करना भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, विच कंसर्न्स विद द एक्विजिशन, ठीक है, सेम, एक्विजिशन मतलब खरीदना, मतलब फंड्स बोरो करना। ठीक है, एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल फंड्स, ठीक है, कैपिटल मतलब जो बोरोइंग होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है, ये आपकी कमाई नहीं है, किसी से लोन ले रहे हो तो वापस करना है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल फंड्स, मतलब जो आपको वापस करना है, और जब तक आप यूज कर रहे हो उस पर आपको कोई ना कोई रिटर्न पे करना है, तो दैट आर नोन एज कैपिटल फंड्स। ठीक है, और रेवेन्यू फंड्स क्या होते हैं, जो आपने कमाया है, जो आपको लौटाने ही नहीं है, वो आपकी कमाई है, क्योंकि आपने गुड्स दिए हैं या आपने सर्विसेज दी हैं, कोई ना कोई सर्विस देके वो आपने कमाई है और वो आपकी है। और कैपिटल फंड्स मतलब जो आपको लौटाने हैं, और जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक आपको रिटर्न भी देना है उस पर, दीज आर नोन एज कैपिटल फंड्स। ठीक है, तो वो दिया है बिजनेस एक्टिविटीज कंसर्न्स विद एक्विजिशन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल फंड्स एंड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, हर बिजनेस का एक मोटिव होता है, आपको पता ही है, बिजनेस बिना प्रॉफिट सर्वाइव नहीं कर सकता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ही नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। और प्रॉफिट कब कमाओगे, जब आप बिजनेस को प्रॉफिटेबली चलाओगे, मतलब फंड्स का जो बोरोइंग है और फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है, उसको अगर आप मैनेज कर लो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ये इंश्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है कि जब जब आपको फाइनेंशियल नीड होगी, उसमें अगर आप पूरा अरेंजमेंट कर रहे हो कि कैसे एक्वायर करें, कहाँ से करें, कितना करें, कितने समय के लिए करें, तो ये सब बिजनेस फाइनेंस होता है। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू गुथुमन एंड डॉगल, बिजनेस फाइनेंस कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विथ, अब ये मैनेजमेंट वाली डेफिनेशन है कि हर मैनेजमेंट में ये स्टेप्स होती हैं, आप पैसे को मैनेज करो, पर्सन को मैनेज करो, डिपार्टमेंट को मैनेज करो, कंट्री को मैनेज करो, स्टेट या सिटी को मैनेज करो। जब भी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, ये सारे स्टेप्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप सेम, प्लानिंग, कि जब भी कोई चीज को आप मैनेज करते हो तो आपको प्लान करना पड़ता है, बरोबर, फाउंडेशन में और फर्स्ट ईयर में आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो सब, तो प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी चीज को मैनेज करना है, यू हैव टू प्लान। ठीक है, प्लानिंग, रेजिंग यानी फंड्स को रेज करना, बोरोइंग करना, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, लोन अपने आप नहीं आ जाता, प्रॉपर जाके आपको अप्रोच करना होता है, एग्रीमेंट्स होंगे, सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, और फिर आपको फंड्स मिलते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स या फंड्स प्रोक्योरमेंट। फिर है कंट्रोलिंग, बरोबर, कि कंट्रोल करो कि कहाँ यूज हो रहे हैं, आइडल तो नहीं है, कंट्रोल करो कोई भी चीज को, जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा होगा उस हिसाब से आपको उसको, जो भी आपने प्लान किया था उसको आपको कंट्रोल भी करना है कि वो एज प्लान्ड चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा है तो फिर आपको एक्शन लेना होगा कि जैसा प्लान किया था वैसा होना चाहिए। फिर है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस, बराबर, तो फिर आप उसको एडमिनिस्टर करो, उसको रोज देखते जाओ कि कहाँ लगाना है, और अगर आ गए हैं तो कुछ वापस भी कर सकते हो, बराबर, कि कुछ फंड्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो बोरिंग्स रीपे करते जाओ ना,
फालतू कॉस्ट क्यों बेयर करें? अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, आप कमा रहे हो, तो आप रीपे भी करते जाओ बोरिंग्स को। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ पाथर एंड वर्ट, बिजनेस फिनांस डील्स प्राइमरली विद रेजिंग, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट वाले वर्ड हटा दिए, रेजिंग कि पैसे लाना, रेज करना, बोरो करना, एडमिनिस्ट्रिंग उसको एडमिनिस्टर करते रहो, और डिसबर्सिंग फंड्स, कहीं ना कहीं आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड एसेट्स बाय करने हैं, करंट एसेट्स बाय करने हैं। अगर आपका लोन का ही बिजनेस है, लोन लेके आप लोन देते हो, दैट इज ऑल्सो बिजनेस, तो आप लोन देना भी आपके लिए डिसबर्समेंट में आएगा, बरोबर। तो ये सब आएगा। डिसबर्सिंग फंड्स बाय प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस यूनिट्स ऑपरेटिंग इन नॉन फाइनेंशियल फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्री। अब ये इनका बोलना है, नॉन फाइनेंशियल फील्ड्स। फाइनेंशियल फील्ड क्या है? जो मैंने बताया, लोन लेना, लोन देना, इट्स अ फाइनेंस एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज में आता है। अगर आपका रोज का काम क्या है? लोन लेना, लोन देना। जैसे बैंक, बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो यहां उन्होंने वही बोला है कि बिजनेस फिनांस मतलब फाइनेंशियल बिजनेस छोड़ के जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, ये सबको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल फील्ड, जिसमें आपका डे टू डे काम लोन लेना देना नहीं होता है। आपको लोन क्यों लेना है? ताकि आप फिक्स्ड एसेट्स बाय कर पाओ, आप करंट एसेट्स बाय कर पाओ, आपको एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसे चाहिए, वो होता है नॉन फाइनेंशियल फील्ड्स, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग देखो डेफिनेशंस थी। इसमें मैं वही बोल रहा हूं कि अब आप दिमाग लगा सकते हो कि हर नाम से कुछ वर्ड्स मैच करके रखो, ताकि वो वर्ड से आप नाम पहचान पाओ। अब बहुत सारे डेफिनेशन है, इसलिए मैंने बोला धीरे धीरे होगा, एक ही दिन में सब नहीं होगा, धीरे धीरे आप कर लोगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक पंचवर्ड जैसे ये आप ध्यान दे सकते हो, नॉन फाइनेंशियल फील्ड। अब आप देख सकते हो कि तीनों डेफिनेशन में एक ही में ये यूनिक वर्ड है, तो आप ये नाम, ये वर्ड हाईलाइट कर लो। नॉन फाइनेंशियल फील्ड, ये वर्ड्स किस में है? पार्थर एंड वर्ट, आए ख्याल में। फिर जो है देखो, इसमें एक्विजिशन एंड कन्वर्जन वर्ड्स था, तो वो व्हीलर में है। और रेजिंग, सॉरी प्लानिंग वाला जो वर्ड था वो किस में था? देखो, गुथुमन एंड डॉगल। तो ऐसे आपको वर्ड्स को मैच करके रखना है, और वो बस वो वर्ड से आपको नाम क्लिक हो जाना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा, मैं भी कर चुका हूं ये सब, तो धीरे धीरे होगा, पेशेंस थोड़ा सा ज्यादा लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कॉर्पोरेट फिनांस, बराबर, ये है आपका डोमेन। कॉर्पोरेट फिनांस मतलब बिजनेस फिनांस में क्या होता है? कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट सब आ जाता है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, एचयूएफ हूं, उसमें भी बिजनेस फिनांस आता है। वो भी तो पैसे में ही डील कर रहे हैं ना, उनको भी पैसे लगते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, पर वो कॉर्पोरेट थोड़ी हैं। आ रहा है समझ में? तो आप पूरे बिजनेस को अभी दो में डिवाइड कर रहे हो, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट। तो आपकी पढ़ाई में अब ज्यादा फोकस किसका है? कॉर्पोरेट्स, बिकॉज यू आर कंपनी सेक्रेटरी, या जो भी आप कोर्स कर रहे हो, आप कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कंपनी से रिलेटेड आपका डोमेन है। इसीलिए बिजनेस फाइनेंस के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो? कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कंपनी या जो भी आर्टिफिशियल पर्संस हैं वो कैसे फंड्स को मैनेज करते हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद बजटिंग। अब ये सब आएगा, पूरे चैप्टर्स के नाम है। बजटिंग, बजटिंग क्या होता है? प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग का एक टूल है, बजट बनाना एक प्लानिंग टूल है, जिसमें आप आने वाले साल के बारे में आप प्लानिंग करते हो कि कितनी सेल होगी, कितने कॉस्ट आपको इनकर करने पड़ेंगे और कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे आप अपनी लाइफ में भी करते हो, आने वाले साल में क्या होगा, रेजोल्यूशंस बनाते हो न्यू ईयर के, वैसे ही बिजनेस भी बनाता है, लेकिन बिजनेस के लिए, पर्सनल नहीं। तो ये बजटिंग आप पर्सनल लेवल पे भी करते हो, घर पे आपकी मम्मी भी करती है कि आने वाले महीने में कितने पापा से पैसे आने वाले हैं और कितना खर्चा होने वाला है। तो ये सब हर जगह अप्लीकेबल है और आप ये देख चुके हो, आपको पता होगा, ठीक है। बजटिंग। फिर है फाइनेंशियल फोकास्टिंग, बराबर, क्या फोकस करो सारी चीजें, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां कहां जाएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका अगले महीने, अगले साल सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। आ रहा है समझ में? अगर इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस बचेगा, अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट है। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। आने वाले महीने में, आने वाले क्वार्टर में, आने वाले हाफ ईयर में, आने वाले साल में आपको पहले से ही पता चल गया है कि या तो सरप्लस है या तो डेफिसिट है। अब सरप्लस है तो आप पहले से ही दिमाग लगा सकते हो कि यार इतना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आने वाला है, तो मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, उसमें मैं कमाऊंगा, मेरे पास ही रख के क्या करूंगा, वो बढ़ेंगे थोड़ी, तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का पहले से ही प्लान बना लोगे, और जैसे सरप्लस आएगा आप उसको टाइमली इन्वेस्ट करते जाओगे ताकि आप उस पर कुछ रिटर्न कमाओ। यही है मैनेजमेंट, यही है दिमाग।
और अगर डेफिसिट आने वाला है और अगर आप उसके बारे में कुछ ना सोचो तो आप डिफॉल्ट कर दोगे, क्योंकि इनफ्लो ही नहीं है तो आउटफ्लो पे कैसे करोगे? आप उतना ही पे कर सकते हो जितना इनफ्लो है। तो आप पहले से ही क्या सोच के रखोगे, कहां कहां से मैं बोरो करूंगा, नहीं तो डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट होगा, आपकी गुडविल डैमेज हो जाएगी और आपसे कोई फिर बिजनेस करेगा नहीं, आपको कोई लोन देगा नहीं। तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ दैट डेफिसिट मेरा कहीं भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से ही बोरोइंग करके रखोगे और कम कॉस्ट पे आप बोरो कर लोगे। अचानक से आपको बोरोइंग करनी रही, आपको सामने वाले को पता चल गया कि आपको अर्जेंट नीड है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगेगा। पर अगर आप पहले से ही बोरो कर रहे हो, आप रिलैक्सड हो, तो फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फिर है कैश मैनेजमेंट, बरोबर। कैश और फंड्स में थोड़ा फर्क है। कैश मतलब कैश इन हैंड, पर फंड्स या मनी का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आ गया, बैंक अकाउंट, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है वो सब भी आ जाता है। तो कैश यानी फिजिकल कैश, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। फिर है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप क्रेडिट दे रहे हो या क्रेडिट ले रहे हो, उधारी, जो पूरा हर बिजनेस में देखो क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिटर्स से आपको क्रेडिट मिलता है और डेटर्स को आप क्रेडिट देते हो, तो इसको भी मैनेज करना पड़ता है, बरोबर। पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें, डेटर्स मैनेजमेंट। फिर है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड फंड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ द बिजनेस नीड्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सुटेबल टू डायनेमिक ग्लोबल एनवायरमेंट। तो ये वही बोल रहे हैं कि पैसे की जो नीड है वो बहुत अलग अलग होती है। मेनली इन्होंने वही बोला है कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी फंड्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हर बिजनेस टेक्नोलॉजी से अफेक्टेड होता है और टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेस तो हैं ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जैसे मेरा खुद का ही बिजनेस देख लो, मेरा पूरा बिजनेस वेबसाइट के थ्रू है। अगर मेरी वेबसाइट ही नहीं होती तो मैं कमाऊंगा कैसे, मेरी रीच ही नहीं होगी। तो वेबसाइट मतलब टेक्नोलॉजी, आपको मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। तो मुझे पैसा लगाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, फिर आप तक कैसे पहुँचाया जाए, आपके डाउट्स कैसे सॉल्व किए जाएँ। तो हर चीज़ में आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन टेक्नोलॉजी। तो मेरे लिए वो फिक्स्ड एसेट है। लाइसेंसेस लिए हुए हैं मैंने सॉफ्टवेयर परचेसेस किए हुए हैं, तो ये सब मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं, मतलब इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बराबर। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत रेलेवेंट है और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि अगर आप उस पर ध्यान न दो, आपका बिजनेस ही आउटडेटेड हो जाएगा और फिर बिजनेस करके फायदा नहीं है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको पैसे लगते हैं और वो भी इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब देखो है कॉर्पोरेट फिनेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने फिनेंस पढ़ा, हमने बिजनेस फिनेंस पढ़ा, दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। फिनेंस पूरी फील्ड है जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर्सनल फिनेंस, बिजनेस फिनेंस। फिर बिजनेस फिनेंस के अंदर मैंने बताया कॉर्पोरेट फिनेंस या नॉन कॉर्पोरेट फिनेंस, ऐसे दो फील्ड्स आप बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। हमने फाइनेंस तो पढ़ लिया, हमने मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है और अलग अलग लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप कैसे डिफाइन किया है, अलग अलग समय पे है, धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ते जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने बताया आपको मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, उसमें वन ऑफ द सब फील्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इट इज कंसर्न विद ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, बरोबर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन अंडरटेक करेगा बिजनेस के अंदर? फाइनेंस मैनेजर, जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में प्रॉपर मैनेजर्स होते हैं, आपको पता ही है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। तो उसमें फाइनेंस मैनेजर एक सेपरेट फंक्शनल मैनेजर होता है जो सिर्फ फाइनेंस के बारे में देखता है, ठीक है। इन द बिजनेस फर्म द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स एज अंडर नंबर 1 सेल्मन, ठीक है। सेल्मन ने क्या कैसे डिफाइन किया है? इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्स हैं, लैंड, लेबर, आप सब पढ़ चुके हो। वैसे ही कैपिटल भी आता है उसमें, तो कैपिटल भी एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो भी लिमिटेड होता है, उसको भी आपको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंटली? कब पता चलेगा कि हम एफिशिएंट यूज कर रहे हैं या कब पता चलेगा कि नहीं कर रहे हैं? तो प्रॉफिट लॉस से पता चलेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल हो मतलब आप पैसों को अच्छे से यूज कर रहे हो, पर अगर आप लॉस में हो, या और थोड़ा सा एक्यूरेटली बताऊं मैं, तो अगर जो मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है
उससे ज़्यादा अगर आप फंड्स पे रिटर्न कमा रहे हो, मतलब एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, पर अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है और उस पर कमाई कम है, पर रुपी पे जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो वो अगर ज़्यादा है और पर रुपी पे जो आप कमा रहे हो वो अगर कम है, तो आप इनएफिशिएंट हो फंड्स मैनेजमेंट में, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिया है इकोनॉमिक रिसोर्सेस नेमली कैपिटल फंड्स, यानी बोरिंग्स, जो आप पैसा बिजनेस में ला रहे हो बाहर से, जिस पे आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, उसको एफिशिएंटली आपको यूज करना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर है हॉवर्ड एंड अपटन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, एप्लीकेशन, अब ये थोड़ा आर्ट साइड में आ गया कि जो आप पढ़ते हो मैनेजमेंट वो तो है ही, पर अब आपको अप्लाई करना है, ये प्रैक्टिकल फील्ड है जिसमें आपको चीज़ें एक्चुअली जाके मैनेज करनी है कंपनी के अंदर। तो एज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, प्लानिंग और ये सब जो आप पढ़ते हो ना, तो ये सब जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो मैनेजमेंट, तो उसमें भी ये सारे स्टेप्स आपको यूज करने हैं और ये सब हम आगे पढ़ने वाले। टू द एरिया, बरोबर, सारे स्टेप्स वो होंगे, लेकिन अपना जो दायरा है अब वो सिर्फ फिनांस है, मतलब पैसा। ठीक है, एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, पैसों से रिलेटेड जो डिसीजन आपको लेना है वो जब आप लोगे और उसमें जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करोगे, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज पर हॉवर्ड एंड अपटन। ठीक है, तो देखो सब अलग अलग है, तो आपको इसमें भी थोड़े से वर्ड्स को मैच कर लेना है। तो इकोनॉमिक रिसोर्स वर्ड है तो सैल्मन, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है तो हार्वर्ड एंड अपटन। ठीक है, ऐसे ही आपको मैच करते जाना है। आगे बढ़ते हैं, फिर है वेस्टर्न एंड ब्रिगम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसमें भी वर्ड्स हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, तो ये मैं हटा देता हूं, कुछ और देखते हैं। ठीक है, इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है हर बिजनेस के अंदर। फाइनेंस मैनेजर को कॉन्फ्लिक्ट होता है, बरोबर, कि अपने लिए सोचे या बिजनेस के लिए सोचे, अपने लिए सोचे या बिजनेस के लिए सोचे। क्योंकि आप अपने लिए जब सोचते हो कि आपका रेम्यूनरेशन ज्यादा हो, तो आपका रेम्यूनरेशन आपके लिए तो कमाई है, अरे पर बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना। तो अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो मतलब आप बिजनेस के खिलाफ हो, क्योंकि उतना कॉस्ट बिजनेस का बढ़ते जाएगा। और आप ये रियल लाइफ में भी देखना, मुकेश अंबानी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुकेश अंबानी का जो आई थिंक रेम्यूनरेशन है वो आई थिंक 15 करोड़ है, जबकि वो बंदा 50-60 करोड़ भी ले सकता है कंपनी से, इतना उसका वैल्यू है। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है उसका, वो करोड़ में ले सकता है, बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन ले सकता है। लेकिन वो उन्होंने, मुकेश अंबानी जी ने ये तय किया है कि क्योंकि मैं ज़्यादा रेम्यूनरेशन लूँगा तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट है ना, तो उन्होंने अपना पर्सनल रेम्यूनरेशन को लिमिट रखा है। बढ़ाया भी नहीं, काफ़ी सालों से बढ़ाया भी है तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट से बढ़ाया है, और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं जाने दिया है कंपनी के ऊपर। तो आप पढ़ भी सकते हो, न्यूज़ का पॉइंट है ये कि मुकेश अंबानी का कितना सैलरी पैकेज है एज अ CEO या जो भी MD है, वो आप पढ़ो, आई थिंक 15 से 18 करोड़ है। और आप अगर दूसरे बिजनेस हाउसेस का देखोगे तो उनसे डबल टिबल दिखेगा, मल्टीपल टाइम्स रेम्यूनरेशन दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस या आप बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, SBI है, ICICI है, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, HUL है, टाटा का देख लेना, तो जितने भी बड़े हाउसेस हैं जो कि रिलायंस से छोटे ही हैं, रिलायंस ही सबसे बड़ा है या टाटा उसके टक्कर में, या महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, इनके CEOs का आप रेम्यूनरेशन देखो और रिलायंस का मुकेश अंबानी का देखो, आपको दिखेगा कि बहुत कम है। तो यही वो पॉइंट है कि उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि मैं इंडिविजुअल मोटिव्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं बिजनेस मोटिव पे ज्यादा ध्यान दूंगा, अपने बिजनेस को आगे रखूंगा। तो ये होता है रियल लाइफ में भी, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो आपको लगेगा कि क्यों होते हैं, बट क्योंकि वो खुद ही ओनर हैं, खुद ही मेजर स्टेक रखते हैं, प्रमोटर हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनाइज करना है, दोनों को बैलेंस करना है। अपने मोटिव्स को भी दूर नहीं रख सकते, आप इंसान हो, ग्रीड सब में होता है, लालची सब होते हैं, तो आप उसको तो पूरा तो इग्नोर नहीं कर पाओगे, पर आप एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू बैलेंस इट। कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, कंपनी भले लॉस में जाए तो फिर आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रो रही है, तब तक ही आपका अस्तित्व है। इसीलिए हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो। ठीक है, ऐसा है।
फिर है जोसेफ एंड मेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ऑपरेशनल एक्टिविटी, कि ये तो खैर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब जो डे टू डे नहीं है, डे टू डे मतलब जो डे टू डे है लेकिन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। पर ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है, जो बहुत लोअर लेवल है, जो डे टू डे ऑपरेशनल लेवल होता है, जो सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है, तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग तो आती ही है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसका, कि आप सिर्फ डिसीजन ले रहे हो, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे रहे हो, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप मैनेजमेंट सिर्फ क्या करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है, रिपोर्ट्स देखता है, उसके बेस पे डिसीजन लेता है, ठीक है। पर ऑपरेशनल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखता होगा बट होती है, ठीक है। ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, ठीक है, लेना, वही प्रोक्योरमेंट, ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। देखो घूम फिर के सब एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो एक वर्ड मिल गया आपको, ऑपरेशनल एक्टिविटी, तो नाम आएगा जोसेफ। फिर इसमें आप हार्मोनाइजिंग वर्ड यूज कर लो, कहीं भी देखो हार्मोनाइजिंग वर्ड है ही नहीं। हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल, तो वेस्टर्न एंड ब्रिगम। और भले इसमें आप देखो आपको क्या रखना है, एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वर्ड्स कहीं नहीं है, तो आप हॉवर्ड एंड अपटन में लिंक कर दो, ठीक है। हर वर्ड्स में ऐसे कनेक्ट करते जाओ, मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करो, हर फ्रीक्वेंसी में, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एटलीस्ट एक बार ये चीज़ रिवाइज कर ली, तो आपको अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा और एग्जाम में क्लिक होगा वर्ड पढ़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Thus, financial management is broadly concerned with raising of funds, जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। फिर है क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो दो ही ब्रॉड चीजें हैं, लाना और लगाना, ठीक है, प्रोक्योरमेंट एंड एप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन, जो भी बोलो, तो इसको ही आपको बैलेंस करना है। और हर वक्त यूटिलाइज करते वक्त जो आप कमा रहे हो, दैट शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो आप बिजनेस ढंग से कर रहे हो, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फायदा ले रहे हो, ऐसा माना जाएगा। इट इज द स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ द फर्म बाय टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस इन यूटिलाइजिंग द फंड्स। बराबर, आपको ऑप्टिमल मैनर में करना है। ऑप्टिमल क्या है कि आपको अपने बेस्ट एफर्ट देने। देखो चीजें जितना आप टाइम दोगे बेटर होते जाती हैं, बट आप कितना टाइम दोगे। जैसे आपको लोन लेना है, 15 डेज आपके पास है, अब 15 डेज में आपके पास एक लिमिटेड टाइम हो गया, कितने बैंक्स के बाद आप जा पाओगे। सोचो एक बिजनेस है उसको 15 दिन में पैसे चाहिए, और एक बिजनेस है जिसको 15 महीनों में पैसे चाहिए। दोनों का ऑप्टिमम मैनर अलग होगा, क्योंकि आपके पास 15 दिन है, ऑप्टिमम आपके लिए अलग होगा कि 15 दिन में आप कितने लोगों से मिल पाओगे, कितने लोगों से लोन मांग पाओगे, क्या टर्म्स नेगोशिएट कर पाओगे। आप थोड़े प्रेशराइज्ड होते हो। लेकिन अगर आपके पास 15 मंथ्स है तो आप प्रेशराइज नहीं होते हो, आप बहुत ज़्यादा एवेन्यूज देखते हो, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप प्रेशराइज नहीं हो सकते, तो उनका ऑप्टिमम मैनर अलग होता है। तो ऑप्टिमम मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस, बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स, बेस्ड ऑन योर इमेज, योर करंट प्रॉफिट्स, उसमें जो भी आप बेस्ट कर पाते हो वो होता है ऑप्टिमम। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। और आपको बस कोशिश करनी है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। रिटर्न आपका मैक्सिमाइज करना है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कमाई बढ़ाते जाओ, कॉस्ट को कांस्टेंट रखो, या तो अगर आप कमाई बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप कॉस्ट को घटाओ। तो ऐसे दो रास्ते होते हैं, तो आप एट ए टाइम एक रास्ता यूज करो या दोनों भी यूज करो। थोड़ा थोड़ा कॉस्ट को भी घटाते रहो और कोशिश करो कि थोड़ी थोड़ी अर्निंग को भी बढ़ा पाओ। यही डे टू डे बिजनेस है, यही मैनेजमेंट है कि थोड़ा थोड़ा कॉस्ट को घटाओ, बोरोइंग का कॉस्ट जितना कम हो सकता है उतना करते जाओ, और कमाई का रिटर्न जितना बढ़ा पाओ उतना बढ़ाते जाओ। तो बस यही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर है इन अदर वर्ड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स शुड इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट। देखो बता दिया मैंने, ऑप्टिमम वर्ड का भी मतलब यही होता है कि कॉस्ट मिनिमाइज करना है जितना हो सके, कोई ऐसा परसेंटेज नहीं होता, आपको बस कोशिश करनी है, नेगोशिएट करना है, एवेन्यूज ढूंढने हैं। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, 4-5 दुकान तो कम से कम घूमते हो ना, ताकि कम से कम रेट पे मिले। आप पहले ही दुकान में जाके सब लेके आ जाओगे तो आपने मिनिमाइज तो किया ही नहीं, आपने तो ऑप्शंस को ही इवैल्यूएट नहीं किया। तो बस बोरोइंग्स में भी आपको यही करने हैं कि ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं
उनमें से जो भी मिनिमम है अगर आप वो ले रहे हो तो आप सेटिस्फाई रह सकते हो कि ठीक है मैंने कोशिश की, मुझे ये मिनिमम मिला, पर कोशिश करनी है। बस यही मैनेजमेंट आपको बोलता है कि आपको कोशिश करना है, नेगोशिएट करना है, सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है और उसके बाद जो आप डिसीजन लोगे वो ऑप्टिमम होगा, अच्छा होगा और बेस्ट होगा। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है एंड टू ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न। तो बस यही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कॉस्ट को रोज कोशिश करनी है कि घटा पाएं और रिटर्न को रोज कोशिश करना है कि बढ़ा पाएं। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा और यही आपको डे टू डे करना है। ठीक है, तो ये सर पहला पार्ट हुआ अपना इंट्रोडक्शन। इसको अब आगे बढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट पार्ट से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ही बातें होंगी। अब ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो मैं बार बार पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर आपको एक ओवरव्यू देते रहूंगा क्योंकि आप अलग अलग दिन पे ये सारे लेक्चर्स देखोगे तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताते जाऊंगा। पर चीज़ें यही हैं, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन, बार बार यही चीज़ें आने वाली हैं और अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।